क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज एनसीईआरटी से चैप्टर होगा डिस्कस। मोस्टली सभी चीजें हम इसमें से कर ही चुके हैं रेफरेंस बुक के थ्रू। फिर भी एक बार एनसीईआरटी से फाइनल टच लेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज नंबर 72 पर आओ। एनसीईआरटी पेज नंबर 72। एग्जाम्पल 2 में 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सबको पता है कि एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, और या वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल होनी चाहिए। तो रेज पावर 2 में अगर होगा मैक्सिमम मतलब डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट है जैसे एग्जांपल 2 का, इसने पहले दोनों तरफ कर दिया एक्सपेंड करने के बाद भी एक्स स्क्वायर इनका बच गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक्स स्क्वायर मेंटेन रहना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते तो 3 टर्म भी होनी चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम 3 टर्म्स हैं। ये 2 भी हो सकती है, ये सिंगल भी हो सकती है। सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल 0 बोला जाएगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 बोला जाएगा तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बोला जाएगा इक्वल 0 तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम टर्म्स 3 हो, इसका मतलब 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती है। और जो मैंडेटरी कंडीशन है वो यही है कि एक्स स्क्वायर मेंटेन रहना चाहिए। तो एग्जांपल 2 में इसने जहां जहां जो भी ब्रैकेट फर्स्ट पार्ट में एक्सपेंड किया जा सकता था एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद एक्स स्क्वायर मेंटेन रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड पार्ट में भी देखो दोनों तरफ इसने ब्रैकेट ओपन कर दी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फाइनली एडजस्ट करके बचा इनका x प्लस 12 इक्वल 0। अब x प्लस 12 इक्वल 0, इसमें एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पार्ट, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब इसने आगे इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पार्ट में फिर इसने ब्रैकेट ओपन किया LHS वाली, फाइनली सिंप्लीफाई करके बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पेज नंबर 73, एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करके बताना है, 8 पार्ट्स हैं इसके, 8 पार्ट्स हैं, चेक करके बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं। तो सिंपल है, पहले दोनों तरफ के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, कहीं प्लस माइनस होगा, कहीं पर ब्रैकेट एक्सपेंड होगी, सबको एक साइड लेकर के आओगे। प्लस माइनस एडजस्टमेंट के बाद अगर एक्स स्क्वायर बच गया तो क्वाड्रेटिक, अदरवाइज फेल। 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चारों के चारों पार्ट्स को ब्रैकेट फॉर्म में देगा, जिनमें आपको कहीं ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या कोई आइडेंटिटी खोलनी पड़ सकती है, जैसे एग्जांपल्स में हमने देखा। तो एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन है। पेज नंबर 74, एग्जांपल 3। यहां पे खैर ये जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। बाय फैक्टराइजेशन का यहां पर मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो ये सारे एग्जांपल 3, 4, 5 ये सब क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किए गए हैं। एप्लीकेशन हमने इन सभी एक्सरसाइज की पहले फर्स्ट क्लास में कर ही लिया था। पेज नंबर 76, एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगेन फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
तो हम इनमें सब में मिल्टन स्प्लिटिंग हमें करना है। फोर्थ पार्ट 2x² - x + 1/8 = 0 है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में। पहले एलसीएम ले लेना, ये क्या हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0 अपॉन में 8 आया एलसीएम वाला, वो 0 के ऊपर जाके खत्म। अब आप मिल्टन स्प्लिटिंग कर सकते हो। एप्लीकेशंस हमने इसकी सारी की हुई है। अब फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो सब्जेक्टिव है, लेकिन एमसीक्यू 1 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि हम लोग 10th में आ गए हैं, फैक्टराइजेशन करना है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन से इस इक्वेशन के रूट है। इसके बाद पेज नंबर 78 पर आओ। 78 पर इस पेज पर बीच में बोल्ड लेटर्स में तुम लिखा हुआ देखोगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, solve the quadratic equation by completing the square method। ये एक तीसरा मेथड है। फर्स्ट मेथड जो हमने 8th में 9th में किया मिल्टन स्प्लिटिंग, दूसरा अब हमने 10th में किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + √d/2a। तीसरा फॉर्मूला है ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसे हमें नहीं करना। लास्ट ईयर 2019-20 में इसका स्वर्गवास हो चुका है। लास्ट ईयर इसका स्वर्गवास हुआ था, अब ये इस संसार में नहीं है 10th क्लास में, इसलिए हमें नहीं करना। 11th में है ये, 11th में तुम्हें करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी यहां पर एग्जाम्पल है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर है, जो सिलेबस में नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है -b + √d/2a। इन्होंने b² - 4ac लिखा है अंदर, तुम्हें उसकी आदत नहीं डालनी। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि d अलग से फाइंड आउट करने का आधा मार्क्स होता है, और वैसे भी d अगर <0 आ रहा होगा तो उसके 9 रियल रूट्स होंगे, रूट निकल ही नहीं सकते, तो हम आगे जाके करेंगे क्या। इसलिए यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पे d ही लिखना चाहिए, और वो हम अलग से दिखा रहे हैं। वैसे भी ये इसकी डेरिवेशन है, उस वजह से हो सकता है इन्होंने लिखा हो, हमें आदत नहीं डालनी। और पूरे सिलेबस में किसी की भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। केवल ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने एंगल्स किए थे 30, 45, 60, 90, उनकी डेरिवेशन है, वो आने वाले टाइम में जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तब उसको मैं बताऊंगा, या कभी रिवीजन होगी तब उसके बारे में बताऊंगा। पेज नंबर 84, 85 पर वर्ड प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल, वो हमने पहले किए हुए हैं। 85 पर अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इन्होंने फैक्टराइजेशन करना बताया है, जो तुमने पिछली 2-3 क्लासेस से कर रही हैं। एग्जाम्पल 14 भी वही है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने कहीं नहीं लिखा कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करो, कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, या किसी और मेथड से करो। सिर्फ इतना लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब वो मेरी करने वाले की मर्जी है, उसे जैसा स्ट्राइक करे, जैसा उसका हो वैसे उसे वो अटेम्प्ट करेगा। तो खैर, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला चला हुआ था, तो इसने उससे इसको किया। और वैसे भी जो आगे रूट्स आए हैं एग्जाम्पल 14 में, वो हम देख ही रहे हैं, वो मिडलटन स्प्लिटिंग वाले थे भी नहीं, और हो भी नहीं रहा है मिडलटन स्प्लिटिंग से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मारना हमारी मजबूरी ही थी। और जैसे मैंने बताया था, एग्जाम में कभी नहीं लिख के देंगे, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल में तब भी लिख के दे देंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। बोर्ड में कभी भी लिखा ना तो आया है और ना ही आगे आएगा कि आप इसको उस मेथड से करो। पेज नंबर 85, 87 पर एग्जांपल 15 है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, वो हमने पहले किया। पेज नंबर 87 पे ही एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 में फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट।
बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका स्वर्गवास हो चुका है, इसे छोड़ दो। इसके अलावा इसे किसी मेथड से आप कर सकते हो, मिल्टन से होगा उससे कर लेंगे, नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद, वो भी जिंदा है। पेज नंबर 88 पर एग्जांपल 3, इसमें लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नहीं लिखा, मेथड कहीं स्पेसिफाई नहीं है, तो मेरी करने वाले की मर्जी है, मैं इसको जैसे मर्जी करूं। आगे एप्लीकेशन ये सभी हम पहले कर चुके हैं। अब पेज नंबर 88 पर ही सबसे नीचे नया कंसेप्ट शुरू हुआ 4.5 पर, नेचर ऑफ रूट्स। हमने फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट से ही किया था शुरू। 3 टाइप के नेचर ऑफ रूट हमने इसमें डिस्कस किए थे। एक, अगर d इक्वल 0 आ जाए तो हमने कहा इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स रियल आएंगे, वैल्यूज आएंगी और वो दोनों सेम होगी। दूसरा था अगर d पॉजिटिव आ जाए अदर देन 0, तो हमने कहा इट हैज सिंस d ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, कि रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स होंगे लेकिन वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसा पिछले 2-3 क्लास से तुम देख रहे हो, अलग अलग रूट्स आए। तीसरा, अगर d लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हम कहते हैं कि इसके रूट्स पॉसिबल है ही नहीं, यही बंद कर दो, इट हैज नो रियल रूट्स। तो पेज नंबर 89 पर पेज के सेंटर में बोल्ड लेटर्स में वो तीनों कंडीशन यहाँ पे स्टेट की हुई है। कभी याद ना आए, वैसे तो मैं ऐसी नौबत नहीं आने देता कि किसी को याद ना आए। तो तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, d ग्रेटर देन 0 तो ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू 0 तो ऐसा लिखते हैं, और लेस देन 0 तो ऐसा लिखते हैं। ये भी MCQ बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में लिख के देगा MCQ में कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए इन चारों में से क्या कंडीशन होगी। कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके दे देगा। एक पार्ट में लिखा होगा b² - 4ac = 0, तो आपको याद रखना है। पूछ लेगा कि इन चारों में से रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या है, इक्वल 0 लिख के दे देगा, लेस देन 0 लिख के दे देगा, कुछ भी उल्टा सीधा लिख के दे देगा। उनमें से एक पार्ट होगा आपका ग्रेटर देन 0 वाला। तो इन कंडीशन के ऊपर, इस नेचर ऑफ रूट्स के फॉर्मूले के ऊपर ही आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट इन चारों में से क्या है। एक में लिखा होगा b² + 4ac, एक में लिखा होगा b - 4ac, एक में लिखा होगा a² - 4ac। कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके देगा, एक पार्ट में आपका b² - 4ac लिखा होगा। इसके बाद एग्जांपल 17 है, वो हमने पहले किया। लास्ट पेज नंबर 91, एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो मतलब इन तीनों पार्ट्स में आप पहले d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल 0 आएगा, उसे आप उस पर कमेंट करके दे दोगे। फिर कहता है इफ रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब अगर d = 0 आ गया है या ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो कहता है फिर उनको फाइंड आउट करके दो। तो आगे ठीक है, -b + √2 से आप निकाल दोगे। हमने इनसे ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पिछले 2 क्लासेस में किए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया दोनों पार्ट्स के लिए कि अगर इनके इक्वल रूट्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बड़े बेसिक क्वेश्चन है, कल आपने इससे ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किए हैं जो कि 3 मार्क्स में आते हैं, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका 1 मार्क्स के लायक है। डायरेक्टली b² - 4ac = 0। फर्स्ट पार्ट अगर देख लूं, फर्स्ट पार्ट 2x² + kx + 3 = 0, तो क्या हुआ, a क्या है 2, b क्या है पॉजिटिव k और c क्या है 3। तो b² - 4ac के हिसाब से बना k² - 4 × 2 × 3। डायरेक्ट आंसर, आपका आंसर आ रहा है। तो ये MCQ के लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें 1 मार्क्स ज्यादा का काम है भी नहीं। कल जो हमने क्वेश्चन किए क्लास में और असाइनमेंट के थ्रू, वो क्वेश्चन लेंथी थे, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे।
तो ये था ये सारा चैप्टर जो हमने बाहर से किया, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन किए। अब आज इस चैप्टर के साथ 3 मई तक, 3 मई तक आपका सिलेबस होल्ड पर डाला जा रहा है। अब आगे कोई भी नया चैप्टर नहीं होगा 3 मई तक। 3 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो 3 मई के बाद कोई भी नया चैप्टर आगे बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा। 3 मई तक फिलहाल आपका सिलेबस होल्ड पर। स्माइल प्लीज। नेक्स्ट। अब क्योंकि काफी चैप्टर्स हमारे हो गए तो कोई बहुत ऐसी मारामारी, कोई जल्दबाजी नहीं है कि सिलेबस को मेट्रो पर चढ़ाया जाए, जल्दी जल्दी भगाया जाए। अभी तक मैंने सिलेबस भगाया ही है। भगाया इन द सेंस मैंने बहुत स्पीड से नहीं किया। रूटीन में जितनी स्पीड से बोलना होता है उतनी स्पीड से मैंने बोला है। किसी को शायद मेरी बोलने की स्पीड ज्यादा लगती होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी ये नॉर्मल स्पीड है। क्वेश्चंस में मैं जितने रेगुलर रूटीन क्लासेस में कराता हूं उतने ही मैंने क्वेश्चन यहां पर किए हैं। जब फिजिकल क्लासेस होती हैं तो उसमें मैं 3-4 क्वेश्चन ही बोर्ड पर करता हूं। वही 3-4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर तुम्हें करके दिखाए हैं। जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो यही क्लास में मैं 5-6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हाथ से करवाता हूं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। ऑफलाइन क्लासेस में क्लास के अंदर ही 5-6 क्वेश्चन मैं करने के लिए यहीं पर देता हूं, वो मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दिए। तो हुआ बिल्कुल वैसा ही है। तो अब क्लासेस, क्योंकि सिलेबस हमारा लगभग 50-40% के लगभग हुआ है, तो भी सिलेबस 3 मई तक होल्ड पर है। तब तक नंबर 1 क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पर होगी। स्माइल प्लीज। अब क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पर होगी। ऑल्टरनेट डेज में अब क्योंकि सिलेबस तो आगे बढ़ना नहीं, रिवीजन कराने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रिवीजन तो टर्म तब यूज होती है जब ऑफलाइन क्लास होती है कि आपने जो जो बोला था अब आज हमें उतना वो सब याद नहीं है, तो एक बार दोबारा बता दो। तो अगर किसी को भी लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन करनी है तो सारी क्लासेस आपके मोबाइल पर है, आपके एक्सेस पर है। सभी वीडियोस का लिंक आपके पास है। किसी भी चैप्टर की रिवीजन करनी है उस वीडियो को दोबारा चलाओ, उस वीडियो को दोबारा खोलो, रिवीजन हो गई। पहले रिवीजन मैं यहाँ पे कराता था क्योंकि कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हुआ करती थी, तो जो एक बार बोला अब रिवीजन करानी तो दोबारा तो बोलना ही पड़ेगा। तो आज तुम्हारे अंगूठे के इशारे पर तुम्हारी रिवीजन तुम्हारे मोबाइल पर है। वीडियो चला के उसे दोबारा देख सकते हो, सुन सकते हो, याद कर सकते हो। तो बात कर रहा था कि इन ऑल्टरनेट डेज में कैसे होगा, तो वो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो इन ऑल्टरनेट डेज में मैं केवल एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, केवल एमसीक्यू, क्योंकि आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो एग्जाम जो भी तुम्हारा होगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस की 3 मई तक हमारी प्रैक्टिस होगी। उसमें करूंगा ये, आज की हमारी एक क्लास थी, आज का तो इसमें कोई होमवर्क है ही नहीं देने लायक। तो आज मैं एक शीट भेजूंगा, आज से ही वो ऑल्टरनेट डेज शुरू है। आज मैं किसी भी एक चैप्टर की मैं एक एमसीक्यू की शीट भेजूंगा। उसमें ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे, केवल 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। 10 ही ले लेते हैं, चलो सिर्फ 10 ही क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। तो उन 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में आज मैं 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के भेजूंगा। कल वाली क्लास में उन 10 एमसीक्यू को मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। जिसका भी आंसर गलत हुआ होगा डिस्कस होंगे कि किस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन था और क्यों था। ठीक है, ऐसे आपका चलेगा। एक दिन या इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, 10 के बजाय हम 15 क्वेश्चंस लेते हैं। 15 एमसीक्यूज मैं आपके पास भेजूंगा आज। कल की तारीख में उन एमसीक्यूज को मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा कि किसी भी एमसीक्यू का
क्या रिजल्ट था, कैसे था। कल आपके पास कोई असाइनमेंट, कोई एमसीक्यू, कोई होमवर्क नहीं आएगा, फिर परसों आएगा। मतलब एक दिन में एक ही काम होगा, एक दिन में एक शीट का एक्सचेंज होगा, दूसरे दिन में सिर्फ उसका डिस्कशन होगा उन एमसीक्यू पर। उस दिन कोई दूसरी वीडियो नहीं आएगी। हाँ, अगर स्टूडेंट्स का डिमांड हुआ कि एमसीक्यू की डेली शीट आप भेज सकते हो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करके दे देंगे, तो मुझे भी दिक्कत नहीं है, मैं भी करके दे दूंगा। धन्यवाद।